जय हिंद। पीस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बिहार दरोगा एग्जाम के लिए जो आपका ये ज्ञान बिंदु होमवर्क सीरीज के तहत जो आप लोगों को परीक्षा मंथन संस्कार करने फ्रेंड्स अपलोड किया था उसको फ्रेंड्स आइए कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 131 से लेके 135 तक का क्लास रहेगा फ्रेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। और ये आप लोग का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था, इसलिए मैं इसको डेली मॉर्निंग में इसको अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए और डेली फ्रेंड्स इस टाइप का वीडियो आप देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए कल हम लोग पढ़े थे फ्रेंड्स एक नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। देखिए ये जो होता है ना, किसके बीच में होता है, क्वेश्चन आता है तो याद रखिए ये जो होता है ना भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। ठीक है, याद रखिए भारत और मंगोलिया के बीच में, भारत और मंगोलिया के बीच में जो होता है वो कौन एक्सरसाइज होता है, तो नोमैडिक एलिफेंट, याद रखिएगा। और देखिए ये 2004 से हो रहा है भारत और मंगोलिया के बीच में, 15वां संस्करण है। और याद रखिएगा इसका आयोजित ना कहाँ किया गया था, मंगोलिया के 2023 में जो आयोजित किया गया मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित किया गया है। ठीक है, ये राजधानी है इसकी। अगला देखिए 13वां भारत थाईलैंड सैन्याभ्यास। देखिएगा क्या है कि माइट्री क्या है, तो देखिए 13वां भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्याभ्यास माइट्री 1 से मतलब कि 1 से 15 जुलाई 2024 के बीच में थाईलैंड के टाक प्रांत में फोर्ट वाचिरापकरन में आयोजित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा, ठीक है ना। और देखिए माइट्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में एक सैन्य अभ्यास है जो 2006 से हर साल होता है, लेकिन इसका पिछला संस्करण 2019 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था भारत में। देखिए जीमैक्स, ये देखिए भारत और जापान के बीच में समुद्री अभ्यास से 2024 में हुआ है। भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास का 8वां संस्करण जापान के योकोसुका में संपन्न हुआ है। ध्यान रखिए कहाँ पे, तो जापान के योकोसुका में संपन्न हुआ है। देखिए जेम्स डीएफ जेएमएसडीएफ द्वारा आयोजित जीमैक्स 2024 इन और जेएमएसडीएफ के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ावा देगा, जिससे उन्हें अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और भारत प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को पुष्टि करने के अवसर मिलेंगे। आगे देखते हैं क्या कि रेड फ्लैग 2024। रेड फ्लैग 24 देखिएगा 30 मई 2024 से 14 जून 2024 के बीच में रेड फ्लैग 24 का आयोजन किया गया है। इसमें इंडियन एयरफोर्स का सबसे उन्नत फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल ने भाग लिया है। और याद रखिएगा कि इस बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में आईएफ इंडियन एयरफोर्स में के 8 राफेल फाइटर्स, 3 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 IL-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट ने भाग लिया है। रेड फ्लैग अभ्यास 1975 में वियतनाम युद्ध के बाद संयुक्त राज्य वायुसेना द्वारा शुरू किया गया था। रेड फ्लैग अलास्का का संचालन यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड के एयर कंपोनेंट कमांड पैसिफिक एयर फोर्सेज द्वारा किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 से लिखिए, इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये 15 से 28 अप्रैल 2024 को तक उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 5वां संस्करण आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन आएगा कि डस्टलिक जो हुआ किसके बीच में, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये पाँचवां संस्करण है। इससे पहले दोनों देशों के मध्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण 20 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था, और यह अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण देखिए मई 2024 में भारत और फ्रांस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया था। ये क्वेश्चन बनेगा कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति है किसके बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में 7वां संस्करण है, भारत के मेघालय के उमरोई में किया गया था, जो सामाजिक क्षमताओं को बढ़ाने एवं महत्वपूर्ण सहयोग को प्रतीक है। देखिए फ्रांस और भारत के बीच में अन्य संयुक्त अभ्यास है अभ्यास वरुण, अभ्यास गरुड़ और अभ्यास डेजर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस, अभ्यास गरुड़ भारत और फ्रांस, अभ्यास डेजर्ट भारत और फ्रांस के बीच में है। भारत मोजाम्बिक और तंजानिया त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। देखिएगा कि भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास, देखिए अभी हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ था, भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में। का दूसरा संस्करण 28 मार्च 2024 को मोजाम्बिक के नकाला में संपन्न हुआ है। 21 से 28 मार्च तक चले सप्ताह भर को इस अभ्यास का उद्देश्य भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं के बीच में समुद्री सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना था। आगे देखिए भारतीय नौसेना के जहाज तीर और सुजाता ने इस अभ्यास में भाग लिया है, और ज्ञान का आदान प्रदान करने, क्षमताओं को बढ़ाने तथा क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संयुक्त अभ्यास प्रशिक्षण सत्र और सहयोगी गतिविधियों ने भाग लिया है। देखिए फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास और प्रतिक्रिया में चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में संयुक्त समुद्री एवं वायु प्रशिक्षण अभ्यास। देखिए चीन दक्षिण चीन सागर के एक बड़े हिस्से
पर क्षेत्रीय संप्रभुता का दावा करता है और क्षेत्र में बढ़ती आक्रामकता प्रदर्शित कर रहा है। चीन के दावों में जवाब 7 से 8 अप्रैल 2024 को फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नेविगेशन की स्वतंत्रता को बनाए रखना था। अभ्यास, जिसे समुद्री सहकारी गतिविधियों के रूप में जाना जाता है, में चार देशों की नौसेना और वायुसेना इकाइयां शामिल थी, जिसमें से पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके विरुद्ध में चीन में दक्षिण चीन सागर में संयुक्त समुद्री एवं वायु प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया है। अभ्यास दोस्ती 16, देखिए 22 से 25 फरवरी के बीच में मालदीव में अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया है और बांग्लादेश इस अभ्यास का पर्यवेक्षक रूप में शामिल हुआ है। यह इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य है कि आपसी सहयोग बढ़ावा, दोस्ती को मजबूत करना, आपसी परिचालन क्षमता में सुधार करना और भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक कर्मियों के बीच में अंतर संचालनीयता को विकसित करना। संयुक्त नौसेना अभ्यास समुद्र लक्ष्मण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ध्यान रखिएगा कि ये जो हुआ है 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 के बीच में भारतीय नौसेना और मलेशियाई नौसेना द्वारा विशाखापत्तनम में अभ्यास समुद्र लक्ष्मण के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो याद रखिएगा, ये मलेशिया के जो सेना है उसके बीच में, भारतीय सेना के बीच में समुद्र लक्ष्मण का तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया है। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय नौसेना का जहाज किल्टन, याद रखिए किल्टन, और रॉयल मलेशिया जहाज केडी लेकिर शामिल हुए हैं। देखिए IMT ट्राइलेट 2024, 21 और 28 मार्च 2024 के बीच में मोजाम्बिक के नकाला में भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया गया। यह अभ्यास का दूसरा संस्करण था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला आपका है क्या कि IMT ट्राइलेट 24 में भारत की ओर से INS तीर और सुजाता ने संयुक्त अभ्यासों, परीक्षणों, सत्रों और सहयोगी गतिविधियों को एक श्रृंखला के माध्यम से भाग लिया है। IMT ट्राइलेट 24 अभ्यास 2 चरणों में संपन्न हुआ है। 21 से 24 मार्च 2024 तक प्रारंभिक बंदरगाह चरण में गहन प्रशिक्षण सत्र जानजीबार में INS तीर और मापुटो में INS सुजाता पर आयोजित किए गए। वही इसकी समुद्री चरण 24 मार्च 2024 को शुरू हुआ था। यह अभ्यास भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं के बीच बढ़े हुए समुद्री सहयोग और अंतर क्षमता को महत्व को दर्शाता है। देखिए सागर कवच, 1 से 2 अप्रैल 2024 के बीच में भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसी को शामिल करते हुए तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को 1/24 में आयोजित किया गया है। देखिए इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों शामिल है। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्र में खतरे को निपटने के दौरान तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता और सुदृढ़ स्थिति का आकलन करना है। देखिए सैन्य अभ्यास लामैतीय, 18 से 27 मार्च 2024 के बीच में भारतीय थल सेना एवं सेशल्स रक्षा बलों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास लामैतीय के 10वें संस्करण का आयोजन सेशल्स में किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा कि देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय थल सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका नाम था लामैतीय, इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो इसका सेशल्स में किया गया, ये 10वें संस्करण है। और देखिए सेशल्स हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है जो 100 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है और यह पूर्वी अफ्रीका की मुख्य भूमि है जो दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी विक्टोरिया है जो माहे द्वीप पर स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सेशल की राजधानी विक्टोरिया, ये किस द्वीप पे बसी हुई? तो माहे द्वीप पे बसी हुई और 100 से अधिक द्वीपों से मिलाकर एक बना है, ठीक है। अब देखिए टाइगर ट्रैम्प अभ्यास 2024, देखिएगा 18 मार्च से 31 मार्च 2024 के बीच में भारत एवं अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 24 भारत और पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित किया गया है। देखिए इसके पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने फरवरी 2024 में 50 अन्य देशों के साथ आयोजित भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 24 में भी भाग लिया है। 8 मार्च 2024 को दोनों देशों ने पोर्ट ब्लेयर में भारतीय और अमेरिकी तटरक्षक समुद्री सुरक्षा अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 में भाग लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या भारत शक्ति युद्धाभ्यास। तो 12 मार्च 2024 को सेना के तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया गया था। भारत शक्ति के दौरान देश में आत्मनिर्भर बनाने की पहल से तहत स्वदेश में विकसित हथियार प्रणालियों और मंचों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई है। इस अभ्यास में T-90 टैंक, धनुष और सारंग गन सिस्टम, आकाश हथियार सिस्टम, लॉजिस्टिक्स ड्रोन और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर शामिल है। मिलन अभ्यास 2024 ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मिलन अभ्यास 2024 हाल ही में INS विक्रांत के लिए आयोजित समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ है जो विशाखापत्तनम में समुद्री चरण के अंत का प्रतीक है। मिलन 2024 पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में विशाखापत्तनम में आयोजित एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है जो 12वां संस्करण था। मिलन का उद्देश्य है मित्रवत नौसेनाओं के बीच में पेशेवर संपर्क को बढ़ावा और समुद्री बहुपक्षीय बड़ी सेना के संचालन में अनुभव प्राप्त करना है।
अब देखिए भारत अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास। देखिए भारत और अमेरिका बीच में सबसे पहले कि ब्रज प्रहार एवं युद्ध अभ्यास। देखिए ब्रज प्रहार एवं युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका बीच में थल सेना के बीच में हुआ है। कोप इंडिया ये वायुसेना के बीच में हुआ, भारत और अमेरिका के बीच में। अमेरिका का बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ये रेड फ्लैग है जो भारत अमेरिका के बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास के हुआ है। अगर नौसेना तो पैसिव सैन्य अभ्यास नौसेना के बीच में, भारत अमेरिका के बीच में। भारत अमेरिका और जापान के बीच में त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ मालाबार अभ्यास। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आएगा कि मालाबार अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत अमेरिका और जापान के बीच में त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ है। आगे देखते हैं क्या कि इंडिगो की नई सीट चयन सुविधा गुलाबी सीट। देखिएगा हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन में से एक इंडिगो ने एक नई सुविधा शुरू की है जो महिला यात्रियों को अन्य महिलाओं को बगल वाली सीट चुनने की अनुमति देती है। वर्तमान में अपने पायलट चरण में यह पहल महिलाओं को चेक इन के दौरान सीटिंग चार्ट में अन्य यात्रियों के लिंक को देखने की सक्षम बनाती है, जिसका उद्देश्य है कि महिला यात्रियों के लिए आराम और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है ना, ये इंडिगो ने ये शुरू किया गुलाबी सीट। ठीक है, अब देखिए चेक इन करते समय महिलाओं को चयन पृष्ठि पर गुलाबी रंग की सीटें दिखाई देंगी जो यह संकेत देती है कि बगल वाली सीट पर कोई अन्य महिला यात्री बैठी है। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों को के लिए उपलब्ध कराया जो बुकिंग के दौरान खुद को महिला के रूप में पहचानते हैं, ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि पुरुष यात्री इन जानकारी तक नहीं पहुंच सकते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत दुबई के शेख जायद रोड पर स्थित बुर्ज अजीजी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से लगभग 340 फीट छोटी होगी। जब इसका निर्माण हो जाएगा तो मलेशिया के कुआलालंपुर में 2227 फीट ऊंची मर्डेगा 118 को पीछे छोड़कर दूसरी बड़ी ऊंची इमारत बन जाएगी। साथ ही दुबई की मरीना 101 इमारत 1394 फीट भी पीछे हो जाएगा, जो अभी शहर का दूसरा सबसे ऊंचा टावर है। ठीक है, देश की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री। देखिए 28 अक्टूबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष पेड्रो सांचेज ने गुजरात के बड़ौदा में टाटा एडवांस सिस्टम की सुविधा का उद्घाटन किया है, जो पहली निजी सैन्य विमानों की फैक्ट्री है। आगे देखिएगा कि बड़ोदरा में स्थित यह कॉम्प्लेक्स भारत में सैन्य विमानों के लिए पहला निजी क्षेत्र का फाइनल असेंबली लाइन है, जहां 40 C 295 विमान का निर्माण किया जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम्स इन विमानों का निर्माण करेगा, जबकि एयरबेस 16 विमान सीधे आपूर्ति करेगा। परमाणु ऊर्जा को बढ़ता महत्व। अक्टूबर 2024 में गूगल में कई छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों से परमाणु ऊर्जा खरीदने के लिए पहले कॉर्पोरेटर समझौतों की घोषणा की है। छोटे मॉड्यूल रिएक्टरों ऐसे के बने। देखो छोटे मॉड्यूल रिएक्टर परमाणु रिएक्टर की एक नई श्रेणी है जो विद्युत उत्पादन के सक्षम होने के साथ साथ ही पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की तुलना में काफ़ी छोटे, तुलनात्मक रूप से उनमें सुरक्षा विशेषताओं को भी बेहतर होती है। इनका उपयोग छोटे ग्रिडों पर विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इनकी विद्युत क्षमता 300 मेगावाट प्रति इकाई तक होती है, जो परंपरागत परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की उत्पादन क्षमता को लगभग 1/3 है। देखिए आकार में छोटा होने के कारण इसे किसी कारखानों में तैयार किए जाने के साथ साथ इसकी कई इकाइयों को एक साथ स्थापन एवं संचालन के लिए संयंत्र स्थान पर ले जाया जा सकता है। भारत का पहला CO2 मेथनॉल प्लांट। देखिएगा भारत का पहला CO2 मेथनॉल प्लांट पुणे में स्थापित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा कहाँ पे, तक पुणे में स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना पुणे में थर्मेकस लिमिटेड परिसर में की जाएगी। यह परियोजना थर्मेकस लिमिटेड और IIT दिल्ली के बीच में सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भी समर्थन दिया गया है। आगे देखते हैं कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर परियोजना। हाल ही में मध्य प्रदेश में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना की स्थापना की है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर बांध पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, तो याद रखिए कहाँ पे, तो फ्लोटिंग सौर परियोजना की स्थापना की गई कहाँ पे, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। इसे नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध के बैकवाटर पर स्थापित किया जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि ओंकारेश्वर बांध मतलब कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, तो ओंकारेश्वर बांध बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ परियोजना है और इसके राज्य है। ठीक है ना, उससे पहले थोड़ा सा यह देख लेते हैं कि यह 90 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करती है। इस परियोजना में पहले वर्ष 196.5 मिलियन यूनिट और अगले 25 वर्षों में 4629.3 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। इस परियोजना के लगभग 2 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम होंगे। ठीक है, देखिएगा आगे अगर बात करते हैं क्या कि 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर की मंजूरी। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर मंजूरी का निर्माण पर मंजूरी प्रदान की। इन 8 परियोजनाओं को कुल लागत 50,655 करोड़ रुपए होगी। इसमें देश के कुल 936 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और इन 8 परियोजनाओं में से 8 लेन 3 6 लेन और 4 लेन परियोजना रहेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्या परियोजना है नासिक फाटा, ये खेल
ये खेर एलिवेटेड रोड कॉरिडोर को है। आगरा ग्वालियर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में रहेगा, ठीक है ना। और थराद ये जो आपका गुजरात में, कानपुर रिंग रोड ये उत्तर प्रदेश में, अयोध्या रिंग रोड ये उत्तर प्रदेश में, खड़गपुर मोड़ोग्राम रोड ये पश्चिम बंगाल में, रायपुर रांची कॉरिडोर को ये आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ में, उत्तरी गुवाहाटी ये असम में रहेगा। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं डेटा आगे देखते हैं क्या कि विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि जुलाई 2024 में केंद्र सरकार ने बिहार के विष्णुपद और महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य है कि इनमें विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थल को परिवर्तन करना है, ठीक है। विष्णुपद मंदिर यह गया बिहार में स्थित हिंदू मंदिर है, तो याद रखिएगा ये कहाँ है, पे गया बिहार में। और यह फाल्गु नदी के तट पर स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण वर्ष 1787 में अहमदनगर की रानी अहिल्याबाई होलकर के आदेश से किया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो अहमदनगर की रानी अहिल्याबाई होलकर के आदेश पर किया गया था। कब, 1787 में। ये भगवान विष्णु को समर्पित है और याद रखिएगा ये गया बिहार में है और यह फाल्गु नदी के तट पर है। आगे आपका महाबोधि मंदिर, यह बोध गया बिहार में स्थित बौद्ध मंदिर है और यह निरंजना नदी के तट पर, यह निरंजना नदी के तट पर स्थित है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यह मंदिर महाबोधि वृक्ष से पूर्ण में स्थित है और ये जहाँ गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्त किए गए थे, निर्वाण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी गंजेड़ी गांव में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला रखी है। 30 एकड़ में फैली एक आधुनिक खेल सुविधा का उद्देश्य खेलों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। अब देखिए वास्तुकला प्रेरणा, स्टेडियम का वास्तुशिल्प डिजाइन भगवान शिव से प्रेरणा लेगा। इसमें विशिष्ट तत्व शामिल होंगे जिसमें से त्रिशूल के आकार का फ्लड लाइट्स, अर्धचंद्राकार छत्र की कवर, घाट की सीढ़ियाँ पर आधारित बैठने की व्यवस्था और जिसमें उनमें से भाग में बिल्लीपत्र के आकार के धातु के चादरें शामिल होंगे। लागत और निवेश, उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 121 करोड़ रुपए का आवंटित किया है, जबकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई इस स्टेडियम के निर्माण में 330 करोड़ रुपए के निवेश करेगा, जिसमें से 30,000 दर्शकों को बैठने की क्षमता होगी। देखिए सम्मानित अतिथि समारोह के सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और प्रसिद्ध क्रिकेटर आए थे। अध्यक्ष रोजर बिन्नी, बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी मतलब कि ये थे, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और सचिव थे जैसा। अभी वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष बना दिया गया जैसा को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सहित बीसीसीआई अधिकारियों ने इसमें भाग लिया था। बात करते हैं भारत पश्चिमी एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा 50वीं G7 शिखर सम्मेलन हाल ही में इटली के अपुलिया के फसानो शहर में आयोजित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि जो हाल ही में जो 50वीं G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है कहाँ पे था, इटली के अपुलिया शहर में, ठीक है ना। और 7 औद्योगिक देशों में समूह G7 ने भारत पश्चिमी यूरोप एशिया यूरोप आर्थिक गलियार जैसे ठोस बुनियादी ढांचों के प्रस्तावों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। G7 शिखर सम्मेलन के अंत में जारी विज्ञप्ति के इस महत्वपूर्ण आर्थिक गलियार को जिक्र किया गया कि इसमें 7 G7 में कानून के शासन के आधार पर स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के प्रति प्रतिबद्धता दोहराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजबान इतालवी पीएम जॉर्जिया मेलोनी के नियंत्रण में शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, ठीक है ना। अगर देखिए कि विज्ञप्ति कहा गया है कि हम गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और निवेश की खातिर परिवर्तनकारी आर्थिक गलियारे विकसित करने के लिए प्रमुख परियोजनाओं जैसे कि लोबिटो कॉरिडोर, लूजोन कॉरिडोर, मिडल कॉरिडोर और भारत पश्चिमी एशिया यूरोप आर्थिक गलियार को बढ़ावा देंगे। भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियार परियोजना के तहत सऊदी अरब, भारत, अमेरिका और यूरोप के बीच में एक विशाल सड़क, रेलमार्ग और पोत परिवहन तंत्र की परिकल्पना की गई है ताकि एशिया, पश्चिम एशिया और पश्चिम के बीच में जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सके। देखिए कि राजगीर में खेल विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है और राजगीर में एक खेल अकादमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है, ठीक है। और यह देश का पहला ऐसा खेल है जहां पे एक ही स्थान पर खेल परिसर, खेल विश्वविद्यालय है और चोटों के इलाज के लिए खेल परिसर के एक अस्पताल का निर्माण किया गया है। देखिए इस खेल परिसर में 24 प्रकार के इंडोर और आउटडोर खेलों को खेलने की सुविधा है। इसमें देश की दूसरी सबसे बड़ी खेल लाइब्रेरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए देश की सबसे बड़ी खेल लाइब्रेरी राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला में है, ये भी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन आएगा कि देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ पे, तो बिहार में खोली गई है, बिहार में वही राजगीर में। और सबसे बड़ी कौन है, तो खेल लाइब्रेरी है राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला। नालंदा विश्वविद्यालय का उदाहरण, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का औपचारिक उद्घाटन किया गया है। यह बिहार के राजगीर में स्थित 455 एकड़ में फैला हुआ यह स्थल इसी नाम से प्राचीन बौद्ध मठ के खंडहरों को केवल 12 किलोमीटर दूर है,
ठीक है। और गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त यानी कि शक्रादित्य ने 5वीं शताब्दी प्रारंभ में आधुनिक बिहार में 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। याद किसने की थी? कुमारगुप्त ने, जिसको हम लोग शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाते हैं। 5वीं शताब्दी में स्थापना हुआ था 427 ईस्वी में। ठीक है। देखिए नामरूप थर्मल पावर स्टेशन 14 जून 2024 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ जिले में नामरूप थर्मल पावर स्टेशन के परिसर में 125 मेगावाट की ओर सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना को आधारशिला रखी है। और यह असम पावर जनरेशन कॉरपोरेशन ऑफ और वाइल इंडिया लिमिटेड के बीच में संयुक्त उद्यम है। ठीक है। अब देखिए इस परियोजना में सालाना 50 मिलियन यूनिट बिजली की उत्पादन होगी और इसका निर्माण जुलाई 2025 तक पूरा कर दिया जाएगा। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा 13 जून 2024 को मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन स्थलों को कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया। कौन सा राज्य? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार। आगे आप क्या है कि मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में भोपाल से जबलपुर के लिए पहली उड़ान का उद्घाटन किया है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा में उत्तर प्रदेश में पर्यटन के साथ साथ उद्योग, व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में भी लाभ होगा। इसके अंतर्गत राज्य के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रावी, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो की हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। दूसरा कौन है? तो मध्य प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा। आईएएफ द्वारा आगरा में भीष्म पोर्टेबल अस्पताल की परीक्षण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा कि 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के आगरा में भीष्म पोर्टेबल क्यूबस नामक पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है। यह परीक्षण उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में स्थित मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार इस प्रकार के पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया गया है। ठीक है। देखिए भीष्म पोर्टेबल युक्त प्रोजेक्ट भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर द सहयोग हित एंड द मैत्री नामक व्यापक पहल का एक हिस्सा है। आगे देखिए कि जेड मोड़ सुरंग, हाल ही में जम्मू कश्मीर में निर्माणाधिकार श्रीनगर से सोनमार्ग राजमार्ग पर जेड मोड़ सुरंग का संलग्न श्रमिकों के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है, जो जम्मू कश्मीर में किसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना को यह पहला आतंकवादी हमला है। ठीक है। जेड मोड़ सुरंग के बारे में, तो जेड मोड़ सुरंग 6.4 किलोमीटर लंबा सुरंग है जो सोनमर्ग रिसोर्ट को मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले के कंगन शहर को जोड़ती है। यह सुरंग श्रीनगर लेह राजमार्ग पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। जेड मोड़ सुरंग जोजिला सुरंग परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य श्रीनगर से लद्दाख तक पूरे वर्ष सभी मौसम में संपर्क उपलब्ध कराना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पेज नंबर आपका 135 तक ये करंट अफेयर्स जो था आपका कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसका आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम का लिंक है, इससे आप ज्वाइन हो जाइए फ्रेंड्स। इसका कोई भी पीडीएफ और कोई भी अगर जो आपका मंडे टू फ्राइडे जो होमवर्क सीरीज जो आपका आता है उसको यहाँ पे अपलोड किया जाता है सैटरडे, यानी कि आज फ्रेंड्स आपको ना इसका मास्टर वीडियो अपलोड होगा। तो डे जो अगर आप फ्रेंड्स डे 21 से लेके अगर आप 25 तक में से कोई छूट भी गया होगा तो उसे भी देख लीजिएगा, और साथ में आप रिवीजन कीजिएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा। रिवीजन के तौर पे इसको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो टेलीग्राम पे सबसे पहले अपलोड करते हैं पीसीएस मेकर पे, तो प्लीज़ आप उससे जुड़ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।